हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। आज हमारी टॉपिक है उसी डीएनए के स्ट्रक्चर की थोड़ी अलग स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल मॉडल के नाम से जानी जाती है। डबल हेलिकल मॉडल के नाम से जानी जाती है। इसमें साइंटिस्ट ने ये बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सीधे नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। ये घटना है 1953 की। 4 साइंटिस्ट थे। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जी.डी. वाटसन, F.H.C. क्रिक, मॉरिस विल्किंस साइंटिस्ट हैं, एंड रोसलिन फ्रैंकलिन। नाइनटीन 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, स्टडी किया। ये प्यारे, ये जो रोसलिन फ्रैंकलिन का जब नाम आ जाता है तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है। ये रोसलिन फ्रैंकलिन वही रोसलिन फ्रैंकलिन है जिन्होंने टीएमबी की जो कैप्सिड होती है, उसमें थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ। रोसलिन फ्रैंकलिन, ये वही रोसलिन फ्रैंकलिन है जो टीएमबी के कैप्सिड में, जो कैप्सिड की यूनिट है जिसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं, कैप्सोमेयर को कैलकुलेट किया था। किसके कैप्सोमेयर की? टीएमबी के कैप्सोमेयर की, यानी टीएमबी के कैप्सिड में पाए जाने वाले कैप्सिड को कैलकुलेट किए, कैप्सिड के कैप्सोमेयर को कैलकुलेट किया था और उसको कैलकुलेशन 2130 2130 कैप्सोमेयर का कैलकुलेशन किया था। टीएमबी की बात मैं कर रहा हूं, अब इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। जे.डी. वाटसन, F.H.C. क्रिक, मॉरिस विल्किंस एंड रोसलिन फ्रैंकलिन, ये 4 साइंटिस्ट 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी करने के बाद ये बताया कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है, वो सीधी नहीं होती है, बल्कि एक एक्सिस को सेंटर मानते हुए उसके दोनों तरफ एक्सिस के दोनों तरफ ऐसे 2 स्ट्रैंड, जैसे ये मान लेते हैं कि दो स्ट्रैंड है डीएनए की और बीच में एक एक्सिस है। एक्सिस के अराउंड ऐसे ही 2 स्ट्रैंड चारों ओर से घूमते घूमते पूरी लंबाई में नीचे से ऊपर तक उस एक्सिस के अराउंड 2 स्ट्रैंड, किसके? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऐसे साथों साथ एक्सिस के चारों ओर ऐसे, फिर ऐसे। समझे आप? फिर से सुनिए। एक्सिस के अराउंड दोनों स्ट्रैंड, किसके? डीएनए के एक्सिस के चारों ओर ऐसे, फिर ऐसे पूरी लंबाई में। ठीक। अब आप ये जानिए कि ये दोनों स्ट्रैंड रस्सी के समान ऐंठे होते हैं। ठीक। अब ऐंठ करके पूरी लंबाई में फैले होते हैं और बनाते हैं हेलिक्स। क्या बनाते हैं? हेलिक्स। अब हेलिक्स में क्या है, देखिए कि एक स्ट्रैंड, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, कोई एक स्ट्रैंड उसकी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में, उसकी दूसरी स्ट्रैंड उसके दूसरी दिशा में, जिसको हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन कहते हैं।
एंटी पैरेलल डायरेक्शन कहते हैं। तो यही यहां हमने दिखा दिया है कि एक डायरेक्शन देखिए, एक स्ट्रैंड इधर जा रही है, देख रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड ये आ रही है, एक स्ट्रैंड ऐसे इधर जा रही है, और उसका साथ ही ये दूसरा स्ट्रैंड, ये एरो हमने दिखाया है, इधर जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और बनाते क्या हैं? हेलिक्स। इसको हम डबल हेलिक्स क्यों कहते हैं? इसको हम डबल हेलिक्स क्यों कह देते हैं? पहली बात, एक हेलिक्स देखिए, यहां से एक ऐंठन शुरू हुई, एक ऐंठन शुरू हुई यहां से, देखिए देखा कीजिए, एक ऐंठन ये हाफ, और यहां से ये हाफ, हाफ, फिर यहां से हाफ, एक हुआ, और ऐसे इधर भी एक आधा, और फिर इधर से आधा। तो इसको हम डबल हेलिक्स इसलिए कहते हैं। और एक टर्न में आप ये जानेंगे बेटा कि 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। जो एक टर्न, ये घुमावदार ऐंठन है जिसको हम 1 टर्न कहते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। वो 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान रहे कि 10 से 11 नहीं होना चाहिए ना 9 होना चाहिए। 1 टर्न जहां से आप लेते हैं डिस्टेंस, उसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होना चाहिए 1 टर्न में। 1 टर्न इधर से हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसे उधर से भी होगा, तो ये डबल हेलिक्स बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जब 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, और हम ये भी जानते हैं, ये भी जानेंगे यहां पे कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम कंपटीशन में आता है पहले, ठीक। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 10। तो इसमें आप 3.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 टर्न की? 34 एंगस्ट्रॉम। फिर से सुनिए, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ए, एक न्यूक्लियोटाइड ए, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 1 टर्न कितना है? 10। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात मैं कर रहा हूं? 1 टर्न 1 हेलिक्स की बात इधर कर रहा हूं, ऐसे इधर भी हो जाएगा, गिनेंगे आप। तो अब 3.4 में हम 10 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या? 34 एंगस्ट्रॉम टोटल थिकनेस हो जाएगी। और ऐसे पूरी लंबाई में बेटा ये क्या फाइले होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि एडेनिन का रिलेशन किससे होगा? एडेनिन किससे जुड़ेगी? थायमिन से। थायमिन किससे जुड़ेगी? एडेनिन से। गुआनिन किससे जुड़ेगी? साइटोसिन से। साइटोसिन किससे जुड़ेगी? थायमिन से। एडेनिन का संबंध किससे होगा? थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और गुआनिन का संबंध किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो इसका खास ख्याल रखेंगे। यहां पे हमने मेंशन कर दिया है कि जैसे यहां पे ये एडेनिन है, तो किससे जुड़ेगा? यहां पे थायमिन, ध्यान रखेंगे, थायमिन से जुड़ेगा ये, ठीक। यहां अगर थायमिन इसको हम मान लेते हैं तो ये कहां जुड़ेगा? इससे, एडेनिन से। अगर इसको हम यहां पे गुआनिन बना देते हैं तो यहां पे किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा यहां पे। फिर यहां देख लेते हैं, अगर यहां साइटोसिन है, यहां किससे जुड़ेगा? ये इसकी कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगी। प्रीवियस जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने दिया था डीएनए का, वो डिटेल उसमें बताया गया है। तो ऐसा यहां भी होगा, एडेनिन है यहां पे, थायमिन से जुड़ जाएगी, ठीक। यहां पे गुआनिन है तो यहां साइटोसिन से जुड़ जाएगी, यहां पे साइटोसिन है तो यहां गुआनिन से जुड़ जाएगी, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ऐसे आप यहां भी दर्शा सकते हैं। फिर यहां पे साइटोसिन ले लेते हैं अगर, तो यहां गुआनिन हो जाएगी, फिर यहां गुआनिन लेते हैं तो साइटोसिन हो जाएगी। इस तरीके से पूरी लंबाई में ये फैले होते हैं। और जब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड
उस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस हमने बताया ना, उसके अराउंड जब घूमते हैं पूरी लंबाई में ऊपर से नीचे से ऊपर तक, तो एक तरफ तो दो, एक यहां जो एटन बनी, एक यहां एटन बनी, तो इसके बीच में जो गैपिंग होती है वो एक छोटा सा गैप बनता है जिसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव, और इधर क्या बन जाता है, एक लंबी गैपिंग बनती है तो इसको हम कह देते हैं क्या, मेजर ग्रूव। आप आसान भाषा में बेटा इस तरीके से सुने कि जैसे वो जल निगम वाली टंकी देखी है ना, जल निगम वाली टंकी देखी है तो वो पिलर पे खड़ी होती है। किस पे खड़ी होती है, पिलर पे खड़ी होती है, और पिलर के अराउंड सीढ़ी, पिलर के अराउंड सीढ़ी लगी होती है नीचे से ऐसे रोटेट करते हुए, ऐसे नीचे से उठती है वो ऐसे 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 ऐसे। बस अगर आसान इजी लैंग्वेज में इसको बैठाना है तो आप ये मानिए कि जो जल निगम वाली टंकी होती है उसकी जो पिलर है वो मेन एक्सिस, और जो सीढ़ी है वो उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं। बस जस्ट लाइक दिस। यहां पे हम वही चीज, ये पिलर के रूप में एक्सिस है, उस पिलर एक्सिस के अराउंड दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सीधी नहीं, ऐसे जब वो चारों ओर से उड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐठेगी, नहीं ऐठेगी, कहीं ना कहीं ऐठेगी। जैसे यहां ये पिलर है, इस पिलर के अराउंड जब चली वो तो कहीं ना कहीं ऐठी, फिर ऐठी, फिर ऐठी, फिर ऐठी, इस तरीके से। ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड जिसको हम क्या कहते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम, जिसमें एक तरफ 5 कार्बन वाली एंड होती है, अब यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड पर 3 कार्बन नंबर वाली एंड होती है। तो दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम यहां से एक्सिस से और एक स्ट्रैंड के बीच की दूरी देखेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम, इधर भी 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ऐसे यहां भी दर्शा दिया है। तो ये चीज इन्होंने बताई, ये घटना है कब की, 1953 में, एंड ही वाज नोबेल अवार्डेड इन 1962। तो ये डीएनए जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। इसके अलावा आप ये जानिए कुछ एक्सेप्शंस हैं यार बेटा। 5 into 174 कोलीफेज, और दूसरा S13E कोलाई फेज, ये भी वायरस है। इनमें क्या होता है, एक्सेप्शंस के रूप में डीएनए जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड ना हो करके सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएस डीएनए, शॉर्ट में एसएस डीएनए। ठीक, और जो डबल डीएनए होती है उसको हम डीएस डीएनए भी बोलते हैं। तो ये वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है, ध्यान से सुनिए, कॉमनली जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली जेमिनी वायरस। कॉमनली क्या कह देते हैं, जेमिनी वायरस। और जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है उसको कॉलिमो वायरस बोलते हैं। कॉम्पिटिशन में आता है बेटा ये जेमिनी वायरस और कॉलिमो वायरस क्या है, वो ग्रुप है। जैसे ये वो डिनोट किया था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड कॉमनली all of virus which hold the single standard DNA, that is Gemini virus, and all of virus which hold the double standard DNA, that is Colimo virus। वो वायरस जब आएगा टॉपिक तो फिर वीडियो हम बनाएंगे तो बता देंगे उसमें। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद एक साइंटिस्ट आया, इरविन चॉर्गॉफ, उन्होंने डीएनए के रिलेशन में कुछ स्टेटमेंट दिए, और जिसको हम क्या कह देते हैं,
चारगाफ रूल। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टेड है और इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल आता है कंपटीशन में, नीट में छोटा सा न्यूमेरिकल आता है चारगाफ रूल पे। ठीक है बेटा, इतनी चीजें तो आप समझ गए होंगे। और ये जो एक्सेप्शन है इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछता है यार। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल चारगाफ रूल चारगाफ रूल। साइंटिस्ट था इरविन चारगाफ। 1950 में डीएनए स्ट्रक्चर के मामले में कुछ स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे, और कर नहीं पाओगे। छोटा सा होता है लेकिन घुमाता है खूब। पहली चीज, इस बंदे ने ये कहा, बेटा चारगाफ ने ये कहा कि डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसमें प्यूरीन, क्या प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जितनी प्यूरीन होती है उतने ही पिरिमिडीन होते हैं। अब प्यूरीन में आप जानते हो एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, और इसमें क्या होती है, साइटोसिन होती है और थायमिन होती है। मतलब ये कि जितनी अमाउंट इसकी होती है उतनी अमाउंट इसकी हो जाती है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे, एडेनिन की मॉलिक्यूलर अमाउंट थायमिन के मॉलिक्यूलर अमाउंट क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। देखने में सब एक ही लग रहा है, लेकिन अभी देखिएगा कैसे आएगा ये। मतलब ये कहा जा रहा है, इन्होंने ये बताया चारगाफ में कि एडेनिन की जितनी मॉलिक्यूलर अमाउंट होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर अमाउंट, उतनी इक्वल होने इसलिए लिखे, उतनी ही मॉलिक्यूलर अमाउंट थायमिन की होती है, क्योंकि एडेनिन जुड़ती है थायमिन से। और फिर कहा उन्होंने जितनी मॉलिक्यूलर अमाउंट साइटोसिन की होती है, मॉलिक्यूलर अमाउंट होती है उतनी ही गुआनिन की होती है, क्योंकि ये साइटोसिन और गुआनिन जो है आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये इक्वल होती है बेटा। फिर से सुनिए कि जितनी मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ थायमिन। दूसरी चीज क्या कहा उन्होंने, द मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ गुआनिन। ठीक। तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा, तीसरी चीज ये कहा कि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है एंड फास्फेट या फास्फोरिक एसिड, फास्फेट या फास्फोरिक एसिड, ये भी इक्वल होते हैं। सब इक्वल ही इक्वल होता है। ठीक है ना। फिर से सुनिए, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड फास्फेट दोनों ये इक्वल होते हैं। चौथी चीज इस बंदे ने क्या कहा यार, बड़ी इंटरेस्टेड है कि एडेनिन किससे जुड़ता है बेटा, थायमिन से, और गुआनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। तो इनका अनुपात एक
स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होती है, एक विशेष जाति के लिए विशिष्ट होती है, एक विशेष जाति के लिए विशिष्ट होती है। एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए क्या होती है? स्पेशल होती है। एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए स्पेशल होती है, विशेष जाति के लिए वो विशिष्ट होती है। क्या होता है उसमें? यह कहा गया कि एक जाति के सभी सदस्यों में, एक जाति के सभी सदस्यों में ये अमाउंट कॉमन होती है। समझे? एडेनिन प्लस थायमिन, यानी एडेनिन जुड़ती है किससे? थायमिन से। हम जान चुके हैं पहले वीडियो में। गुआनिन किससे जुड़ती है? साइटोसिन। तो एडेनिन प्लस थायमिन का रेशियो और गुआनिन प्लस साइटोसिन का रेशियो आपस में किसी भी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होती है और सभी स्पीसीज में एक कॉमन नहीं होती है। जैसे मनुष्य में, मनुष्य जाति है ना, मनुष्य की स्पीसीज, तो उसमें जितने भी एडेनिन थायमिन होंगे, गुआनिन, सारी ये सब कॉमन होती है उसमें। लेकिन अगर हम वैसी किसी दूसरे प्लांट की बात कर दें, दूसरे एनिमल की बात कर दें, तो उसमें ये अमाउंट कॉमन नहीं होती है। फिर से सुनिए, ये चार चीज इस बंदे ने बताया और इस पर न्यूमेरिकल आता है, मैं बताऊंगा। पहली चीज ये कहा कि प्यूरिन यानी एडेनिन और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन और थायमिन यानी पाइरिमिडीन के बराबर होती है। ठीक। दूसरी चीज ये कहा कि जो एडेनिन है, ये समझ रहे हैं ना, ये लिख दिया हमने, एडेनिन जो है उसकी मॉलिक्यूलर अमाउंट थायमिन के मॉलिक्यूलर अमाउंट के बराबर होती है, क्योंकि एडेनिन जो होती है जुड़ती है थायमिन से। फिर वो चीज कहा उसने कि साइटोसिन की मॉलिक्यूलर अमाउंट ये गुआनिन के, किसके? गुआनिन के मॉलिक्यूलर अमाउंट के बराबर होती है, क्योंकि इसी में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड जुड़ता है और ये इससे जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक। फिर ये कहा कि डीऑक्सीराइबो, तीसरी बात कहा उन्होंने कि डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट जो है क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। फिर चौथी बात इन्होंने कही कि एडेनिन प्लस थायमिन का जो रेशियो होता है वो गुआनिन प्लस साइटोसिन के रेशियो के इक्वल होता है, जो एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए स्पेशल होती है, जो सभी एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर्स में वो कॉमन होती है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में इसकी संख्या डिफरेंट होती है। अब न्यूमेरिकल देखते, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, कई बार मुलाकात हुआ बेटा हमसे। अब देखिए न्यूमेरिकल आता है कि किसी भी डीएनए में अगर एडेनिन 15% है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन इज 50%, तो उसकी गुआनिन की अमाउंट कितनी होगी? पहली चीज, एक का चीज दिया रहता है, एग्जामिनेशन में आता है, न्यूमेरिकल है छोटा सा बेटा, लेकिन घुमाता खूब है। अगर इत्मीनान से नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस मार्किंग होता है, सब बेकार हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि जो एडेनिन को बोला उसने क्वेश्चन में कि एडेनिन इज 50%, तो हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इन दिस डीएनए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इन दिस डीएनए। अब आप देखिए इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 कह रहा है कि एडेनिन की मॉलिक्यूलर अमाउंट थायमिन की मॉलिक्यूलर अमाउंट के इक्वल होती है। तो वी नो दैट, जब हम यहां जान गए कि एडेनिन 15% है, तो इस रूल के अनुसार थायमिन हमारी कितनी होगी? ये भी 15% होगी कि नहीं होगी? बोल। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक। अब ये टोटल मिलाकर के 30% हुआ। अब आता है नियम नंबर 2 पे, देखेंगे हम। पहला रूल नंबर पहला कह रहा है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन भी इक्वल होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन भी इक्वल होते हैं। जैसे एडेनिन आपने लिखा, गुआनिन आपने लिखा, साइटोसिन लिखा, थायमिन लिखा ना, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? प्यूरिन कहेंगे। बोलिए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्यूरिन।
इन दोनों को एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन कह देंगे, और इन दोनों को क्या कह देंगे बेटा? पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन। तो हम ये जान चुके हैं बेटा कि एडेनिन की परसेंटेज 15 है यहां से, और थायमिन की भी परसेंटेज 15 होगी सेकेंड रूल के अनुसार। सेकेंड रूल के अनुसार 15% होगी ये। अब देखिए रूल नंबर पहले भी कहा कि चार्गाफ ने क्या बताया कि प्यूरिन की जितनी अमाउंट होती है उतनी प्यूरिन की होगी। मतलब ये ओवरऑल जितना परसेंटेज ये बनना चाहिए उतना परसेंटेज ये भी बनना चाहिए, और आखिर ओवरऑल 100%, तो किसी चीज का निकालते हैं तो 100% तो होता है यार। और जो दोनों हम कॉमन कर देंगे तो ये 50% ये होना चाहिए, नहीं समझे? और 50% ये होना चाहिए। जैसे ये कहा गया रूल नंबर 1 में कि प्यूरिन की अमाउंट और पिरिमिडीन की अमाउंट कॉमन होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, और दोनों बराबर जब जितनी मात्रा इसकी होती है उतनी मात्रा इसकी होती है, तो ओवरऑल 100% अगर हम देखेंगे तो 50% ये होना चाहिए, 50% ये होना चाहिए। कौन? प्यूरिन। 50% प्यूरिन होना चाहिए, यानी ये 50% होना चाहिए, और ये भी तो 50% होना चाहिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये भी तो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना। प्यूरिन की अमाउंट पिरिमिडीन की अमाउंट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां पे देख लिए, जब एडेनिन बेटा जब 15% है तो गुआनिन पे हम कितना घट रहा है 50% के लिए? 35%। समझे? और साइटोसिन के लिए कितना घट रहा है ये भी 35%। तो क्वेश्चन ये जहां पूछा था कि गुआनिन की अमाउंट क्या होगी, तो गुआनिन की अमाउंट कितनी होगी यहां पे? 35% हुआ कि नहीं हुआ? छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन दिमाग को टर्न करता है खूब। सवाल यहां ये था कि एडेनिन की अमाउंट 15% है तो उसके गुआनिन की अमाउंट कितनी होगी? तो रूल के अकॉर्डिंग दूसरा रूल हम फॉलो करते हैं कि एडेनिन की जो मॉलिक्यूलर अमाउंट है उतनी थायमिन की होगी। तो चुपचाप हमने जब एक चीज दिया है इसमें कि एडेनिन की अमाउंट 15%, तो रूल नंबर 2 के अनुसार हमने क्या देखा कि थायमिन भी होता है, उतना लिख दिया हमने। और फिर रूल नंबर 1 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये कह रहा है कि जितनी प्यूरिन की अमाउंट होनी चाहिए उतनी ही पिरिमिडीन होनी चाहिए, कि दोनों इक्वल होते हैं। तब जब इक्वल होते हैं ये प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यानी जितनी मात्रा इसकी प्यूरिन की है उतनी मात्रा पिरिमिडीन की होनी चाहिए। तो ओवरऑल 100% पे निकालते हैं यार, ओवरऑल 100% में निकालते हैं। तो यानी प्यूरिन आधा प्यूरिन होना चाहिए, आधा पिरिमिडीन होना चाहिए, यानी 50% आपका प्यूरिन अमाउंट होनी चाहिए और 50% आपकी पिरिमिडीन अमाउंट होनी चाहिए। तो 50% में आप 50% के 2 पार्टनर हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस है और एक एडेनिन। आप जान चुके हैं कि 15 हो रहा है, तो 50 को मेकअप करने के लिए कितने परसेंट किया घटा है यहाँ पे? 35। तो 35 इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? इसी तरीके से यहाँ जो थायमिन को हम जान लिए इसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 के अनुसार, तो 15% थायमिन का हुआ, तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना होगा? 35। तो कोई किसी भी एक नाइट्रोजन, समझे बेटा? आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो कोई भी किसी भी नाइट्रोजनस बेस, एक ही नाइट्रोजनस बेस का परसेंटेज दिया हो तो अगले का परसेंटेज निकल जाएगा किसके अकॉर्डिंग? चार्गाफ रूल के अकॉर्डिंग। तो चार्गाफ रूल से सवाल आता है, इवन कंपटीशन में नीट वगैरह में सवाल आता है बेटा। ये है आज की टॉपिक हमारी, इतना था। अब इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में डीएनए की पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम, इसके बारे में हम फिर बाद में मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है चार्गाफ रूल, इस पर सवाल आता है।
इस पे सवाल आता है बार बार, मैं कह रहा हूँ प्यूरिन की अमाउंट जितनी होनी चाहिए उतनी पिरिमिडिन के अमाउंट होनी चाहिए। तो 50-50% पे अगर हम देखेंगे तो इसके एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकल गया तो दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा यार, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। और एक चीज़ और, फिर अगर टॉपिक समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।